ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों समझो, देखो मैं क्या डिस्कस कर रहा था। हाँ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में हमने F इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स या F इक्वल टू निगेटिव ऑफ स्लोप, ये हमने बच्चों कर लिया था। इतना क्लियर है? अब बच्चों बताओ यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। इन सबको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। तो ये जहाँ भी स्लोप जीरो है वहाँ फोर्स जीरो है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बच्चों मान लो किसी बॉल को यहाँ रखते हैं, इधर ले जाओगे तो इधर आ जाएगी, इधर ले जाओगे तो इधर आ जाएगी। तो जब तुम इधर डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स इधर होगा, उधर डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स इधर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट अगर फोर्स हो तो उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। टेक्निकली उसे बोलते हैं मिनिमा का पॉइंट। इधर डिस्प्लेस करोगे यहाँ चली गई, इधर डिस्प्लेस करोगे यहाँ चली गई, तो जहाँ डिस्प्लेस किया वहीं फोर्स है, उसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टेक्निकली उसे हम बोलते हैं मैक्सिमा का पॉइंट। अब मान लो मैंने यूँ डिस्प्लेस किया, यहीं टिकी है, यूँ डिस्प्लेस किया, यहीं टिकी है। डिस्प्लेसमेंट करने पर फोर्स जीरो है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों फिर मैंने आपको बताया था, जहाँ फोर्स जीरो होगा या स्लोप जीरो होगा या डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? जो मिनिमा वाले पॉइंट्स होंगे उसे हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और उसके लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर? अनस्टेबल किसे बोलेंगे? मैक्सिमा वाले जो पॉइंट्स हैं, मैक्सिमा वाले जो पॉइंट्स हैं उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और उसके लिए तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो होगा। ठीक है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बच्चों डिस्प्लेस करने पे फोर्स जीरो बना रहेगा और डबल डिफरेंशिएशन जीरो होगा। इतना बच्चों हमने कर लिया था। अच्छा हाँ, तुम्हारी ऊपर शिफ्ट हो गई क्लास। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक। इसके बाद बच्चों मैंने आपको ये बताया था F इक्वल टू माइनस ऑफ ये, यहां तक बच्चों हम कर चुके थे, कोई दिक्कत? अब बच्चों बताओ, केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं होगी? होगी। तो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी तो E इक्वल टू के प्लस यू। ई से मतलब है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों लेट से ये फिक्स 50 है। कितनी है? 50। ये तुम्हारे पास कितनी है? 50। अब बच्चों सोचो, कुछ भी तुम कर रहे हो, केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, ये 50 से कम होगी, बढ़ेगी या वही रहेगी? वही रहेगी। तो बच्चों मान लो जब ये मैक्सिमम है तो ये क्या होगा, और जब ये मैक्सिमम है तो मिनिमम। तो बच्चों जब काइनेटिक मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल मिनिमम, पोटेंशियल मैक्सिमम तो काइनेटिक मिनिमम। अब बच्चों बताओ, काइनेटिक कभी भी निगेटिव हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा या मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है? जीरो। तो बच्चों अगर मुझे ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो ये कम से कम चाहिए, और ये कम से कम कितनी हो सकती है? जीरो। तो पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो सकती है? टोटल के बराबर। बच्चों ध्यान से समझो, अगर तुम्हारी टोटल एनर्जी 50 है, काइनेटिक मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकती है? तो पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 50। तो 50, 49, 48 कितनी भी हो सकती है, बट 50.1 नहीं हो सकती, 50.1 नहीं हो सकती। इसका यूज कहाँ होता है? तुमको इस तरह से एक एनर्जी डायग्राम बना दिया, तुमसे बोला टोटल एनर्जी 40 है। कितनी है? 40। अब ये 40 है, तो पार्टिकल कभी भी 40 से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी नहीं रख सकता। आपसे पूछेगा पार्टिकल कहाँ ऑसिलेट करेगा, तो इस रीजन में पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। मान लो ये +3 है, ये 7 है, तो 3 से 7 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा, क्योंकि 7 से उधर चला गया तो पोटेंशियल टोटल से बढ़ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। इतना समझ गए? कोई दिक्कत? तो अब बच्चों जो मैंने बताया है उनको आप फिर लिख लो, नोट करके बच्चों कुछ पॉइंट्स और आप फिर लिख लो। इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट देन मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व।
if only conservative forces are present then mechanical energy will remain conserved. E equal to u plus k, u equal to e minus k. अभी जैसे मैंने समझाया u max कब होगी, जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, E यानी कि टोटल एनर्जी. तो फिर उसी को मैंने इसमें लिखवाया है, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, हेंस पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर बी ग्रेटर देन टोटल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी टोटल एनर्जी से ज़्यादा नहीं हो सकती. अब व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा. उसका उल्टा भी सही है. कर लो फटाफट, समझ गए ना. तो कहीं भी बैठ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. एक काम करो, आगे वाली बेंच पे आ जाओ, ठीक है ना. आगे बेंच पे आ सकती है, उसके आगे भी आ सकती है. एक बेंच पे 4 लोग बैठ सकते हैं. ठीक, अब अपने हिसाब से कहीं भी बैठ सकती है. वो बहुत स्पेस, एक बेंच पे 4 या 5 तो आराम से बैठ जाते हैं क्योंकि इवनिंग में क्लास लगती है. एक पे 5-5, 6-6 भी बैठते हैं. ठीक है ना. अभी कोई दिक्कत, अगर प्रॉब्लम हो तो और थोड़ा शिफ्टिंग करवा दो. बोलो और आगे आना हो तो तुम आगे कर देता हूँ, तुम लोग पीछे, तुम एक काम करो पीछे निकल जाओ. ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं. तुम लोग थोड़ा सा उधर या इधर बैठ जाओ. ठीक, तुम आगे आ जाओ, कोई परेशानी तो नहीं. ठीक है ना, ठीक हो ना, या यही ठीक हो अभी. ठीक, ओके. पोटेंशियल तो मिनिमम कितनी भी हो सकती है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की हो जाती है. ठीक है बच्चों, एक बार जस्ट इससे करो. अरे यार तो तुम उस साइड ही सक जाओ, इतनी क्या दिक्कत है. तो तुम आगे आ जाओ, एक काम करो आगे आ जाओ. ठीक है ना, उठ जाओ वहां से. ठीक है ना, इधर ही बैठ जाओ, तो तुम्हें किसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कर लिया बच्चों इतना. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत. अच्छा कर लो, जल्दी कर लो बच्चों. जो मैंने लिखा है इसमें, उसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो वो पूछो. ये वाला ना तुम्हें डाउट है ना. हाँ देखो, अभी भी मैंने समझाया कि देखो मान लो टोटल एनर्जी 50 तो K प्लस U. ठीक है, अब अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती, तो एडिशन पक्का 50 ही होगा. समझ गए. अब तुम्हें ये ज्यादा चाहिए तो इसे कम करना पड़ेगा. अब काइनेटिक कभी निगेटिव तो होगी नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा कितना कम करोगे, 0. तो इसे 0 कर दो तो ये कितनी होगी, 50. तो इसकी मैक्सिमम कितनी हुई, 50, यानी कि टोटल एनर्जी के बराबर. तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी टोटल एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती. बस ये चीज मैंने बताई. काइनेटिक एनर्जी तो वो तो कुछ भी हो सकती है, उसके लिए थोड़ी मैंने कुछ कहा है, मैंने तो इसके लिए कहा है. ठीक है ना, इतना भी क्लियर है. चलें बच्चों आगे.
अब बच्चों जो मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया है उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप इसे ड्रॉ करो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। वो मैं सोच रहा हूँ इस टॉपिक के बाद कर लूँगा। रीज़न ये है कि उसके अगर कोई एक दो क्वेश्चन है वो मैंने वैसे ही इसमें इंक्लूड कर लिए, तो इसके बाद हम डिस्कस कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा ही टॉपिक है, फिर हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लें। ठीक बच्चों, ओके ड्रॉ कर लिया। अब बच्चे इसमें लिख लो राइट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम at point x1 x2 and x3, right type of equilibrium at point x1 x2 and x3, right type of equilibrium at x1 x2 and x3। ठीक है, अब बच्चों समझो, ध्यान से समझो। आप लोगों के दिमाग में आएगा कि ये मैक्सिमा है, तो इस पे कैसी इक्विलिब्रियम होगी, लेकिन बच्चों वो यूएक्स ग्राफ के लिए, किसके लिए है, यूएक्स ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, एफएक्स ग्राफ। तो वो थ्योरी यहाँ नहीं लगेगी। पहली चीज मैं यही बता रहा हूँ कि सबसे पहले बच्चों यही सोचते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन बच्चों वो यूएक्स ग्राफ के लिए होता है, ये है तुम्हारा एफएक्स ग्राफ। ये चीज क्लियर है। अब दूसरी चीज बच्चों, अब जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है अभी, उससे रिलेट करके सोचो कि x1 x2 x3 पे किस तरह की इक्विलिब्रियम होगी। करो, थोड़ा सा खुद सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, हाँ बोलो, किस पे, क्यों होगी, तुम्हें कैसे पता काइनेटिक, ये हाइट थोड़ी है, ये ग्राफ है। नहीं गलत है, हाँ तुम बोलो। ओके, ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है, अगर x1 पे देखें तो फोर्स पॉजिटिव, x1 डायरेक्शन की डायरेक्शन मतलब पोजीशन डायरेक्शन में, x2 पे देखें तो 0 है, s3 पे देखें तो फोर्स नेगेटिव है लेकिन डायरेक्शन पोजीशन देखें तो उधर पॉजिटिव है। ओके मैं बताता हूँ, इसमें दो सही है एक गलत है। ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ अभिषेक बोलो। नहीं, चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों समझो, याद रहे अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम पे फोर्स जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो। अब बच्चों ये जीरो की लाइन होती है, यहाँ पे जो फोर्स देखोगे तो हो सकता है कि 3 4 5 कुछ रहा होगा, पर जीरो तो पक्का नहीं होगा, जीरो तो पक्का नहीं होगा। तो x2 बच्चों नो इक्विलिब्रियम, x2 नो इक्विलिब्रियम। x2 पे तुम्हारा कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, इतना समझ गए। अब आगे आते हैं। अभी अभी बच्चों मैंने तुम्हें बताया था कि तुम पॉजिटिव में डिस्प्लेस करो, फोर्स इधर आ जाए, तो तुम्हारी इक्विलिब्रियम कैसी होगी, स्टेबल। क्योंकि तुम जहां खिसका रहे हो उसका उल्टा फोर्स लग रहा है। जैसे स्प्रिंग है, ब्लॉक को इधर खिसकाया, फोर्स यहां लगता है तो वो वापस ले आता है, उसे बोलते हैं स्टेबल। तो बच्चों यहां फोर्स क्या है, जीरो, यहां फोर्स जीरो, तो इन दोनों पे इक्विलिब्रियम है। अब मान लो मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव में डिस्प्लेस करता हूं, तो करस्पॉन्डिंग फोर्स किस पे डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव। अगर मैं थोड़ा नेगेटिव में डिस्प्लेस करता हूं तो करस्पॉन्डिंग फोर्स किस में डेवलप हो रहा है, नेगेटिव में। तो अगर मैं इधर डिस्प्लेस कर रहा हूं, फोर्स भी उधर है, तो वो वहीं ले जाएगा, वहीं ले जाएगा। तो x1 को हम बोलेंगे अनस्टेबल। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। इसमें बच्चों देखोगे
तो मैंने पॉजिटिव में डिस्प्लेस किया, करस्पॉन्डिंग फोर्स तुम्हारा नेगेटिव में आया। मैं नेगेटिव में डिस्प्लेस करता हूं तो करस्पॉन्डिंग फोर्स पॉजिटिव में आ रहा है। तो जहां डिस्प्लेस कर रहा हूं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो x3 को हम बोलेंगे स्टेबल। तो बच्चों पहली चीज इसमें जल्दबाजी में मिस्टेक ये होती है कि हमें रटा हुआ होता है कि मैक्सिमा मतलब अनस्टेबल, लेकिन वो यूएक्स ग्राफ के लिए, किसके लिए है? यूएक्स ग्राफ के लिए। ये एफएक्स ग्राफ है, तो हमें इस तरह से जज करना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? कर लो फटाफट। देखो x2 ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर फोर्स ये 0 है, तो मान लो कुछ 5 रहा होगा, तो क्या फोर्स 0 है? तो इक्विलिब्रियम की पहली शर्त तो ये कि भाई फोर्स 0 होना चाहिए। जब वहां फोर्स 0 ही नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, खत्म। कर लो फटाफट बच्चों, समझ पाए ना बच्चों? पल्लवी नाम है ना आपका? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बच्चों? बच्चों इसे मैं हटा दूं, ठीक है ना? ठीक। अब बच्चों देखो, ठीक, अब इसमें बच्चों ऐसे ही देख के आंसर बताओ, इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं। इस पे किस तरह की इक्विलिब्रियम होगी? नो इक्विलिब्रियम। इस पे देखो प्लस पे माइनस फोर्स आ रहा है तो स्टेबल, इसमें प्लस पे प्लस फोर्स आ रहा है तो, समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों एग्जांपल आप लिखो। मान लो मैंने तुम्हें दिया u इक्वल टू 4x² माइनस 2, फाइंड फोर्स। बहुत आसान सा है, कर लो जल्दी। u ये है, तुम्हें क्या बताना है? फोर्स। सही है बच्चों। अभी अभी हमने पढ़ा है f इक्वल टू माइनस का du बाई डी एक्स माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन बच्चों 8x, 2 का तो 0 हो जाएगा, 4x का 8x मतलब खत्म, कोई दिक्कत? अब बच्चों ये आ गया, मान लो आपसे बोला x इक्वल टू 2 पे फोर्स बताओ, x इक्वल टू 2 पे फोर्स कितना होगा? -16, कोई दिक्कत? ठीक है। मान लो पार्टिकल का मास 2 kg है, एक्सीलरेशन बताओ, तो डिवाइड बाई मास, कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। इसे हटा रहा हूं बच्चों, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, या ऐसे समझो। एक और एग्जांपल देखो, u इक्वल टू, मान लो बच्चों मैंने तुम्हें दिया u इक्वल टू x² y, x² y प्लस z कर दिया, प्लस z, x² y प्लस z। क्लियर? अब इसमें बच्चों मैंने क्या पूछा है? फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स if particle move from 0 1 2 to 2 -1 3। कर लो फटाफट। क्वेश्चन समझे बच्चों? U से मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जो हम U वर्ड यूज कर रहे हैं वो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है?
ठीक है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ये है, तुम्हें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बताना है, मूव फ्रॉम दिस टू दिस। अब बच्चों हैंड राइज करें जिनसे हुआ हो, या वो जो थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहें, तुम बोलो। इंटीग्रेशन नहीं, और हाँ पूरा बोलो। नहीं नहीं नहीं, चलो रुको रुको, हाँ तुम बोलो। सर ग्राफ से पता चलता है कि tan थीटा है 1 और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ो। और नहीं नहीं, अरे एक एक करके, सब नहीं बोला। नहीं, और फोर्स निकाल के नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कर दो वर्क डन को और उसको लिमिट रखते हुए पूरा बताओ। जैसे कि अपन ने कंजर्वेटिव फोर्स मान रखा है तो काइनेटिक एनर्जी को टोटल को जीरो करके काइनेटिक। चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ, छोड़ो। बच्चों देखो, जैसे आप लोगों के जो दिमाग में आएगा पहले मैं वो बता रहा हूँ। कई लोगों के दिमाग में ये आएगा हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, फोर्स निकाल लें, फिर फोर्स को इंटीग्रेट करके वर्क डन निकाल लें, वो बेकार आइडिया है, ठीक है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बेकार आइडिया है। और भी जो कुछ कुछ लोगों ने बोला है वो कुछ ठीक है कुछ गड़बड़ है। सबसे सही आंसर ये है कि हम लोग पढ़ चुके हैं W कंजर्वेटिव, U इनिशियल माइनस U फाइनल। बोलो कोई दिक्कत हो? पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? अब U तुमको डायरेक्टली दे रखा है, इसमें पहले ये वाला पॉइंट रखो, x की जगह 0 स्क्वायर, y की जगह 1 प्लस z 2 माइनस फाइनल। फाइनल बच्चों ये रखो 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। अब बच्चों देखो 2 और ये अपना -4 और -1 देखो -4 और +3 -1, वो इसके साथ जुड़ के फाइनल आंसर 3। कैलकुलेशन तो खुद भी कर लोगे, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ देखो कहीं दिक्कत हो तो ये सबसे बेटर और ठीक मेथड है। वर्क डन हो जाता है U इनिशियल माइनस U फाइनल, कई बार मैंने लिखवा रखा है, बस खत्म कर लो फटाफट। समझ गए ना बच्चों मैंने क्या किया? क्लियरली मैंने कई बार बताया वर्क डन इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल, और क्वेश्चन में वही पूछा गया, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। खत्म। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं रहता है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक। हाँ, लेकिन अगर केवल कंजर्वेटिव का वर्क डन लोगे तो वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। पीछे अब से कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो, डिस्कशन में। हाँ एक सेकेंड, हाँ बोलो। देखो समझो 0 1 2, x की जगह तुमने 0 रखा, y की जगह 1 रखा, और z की जगह क्या रखा है 2। कोई दिक्कत? 2 ये रहा ना। अब इधर देखो x की जगह 2, y की जगह -1 और z की जगह 3। ठीक है बच्चों, ये वाला क्लियर है? तो याद रहे बच्चों, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले तुम्हें बाकी मेथड्स दिमाग में आएंगे, लेकिन बाकी मेथड्स आपके लिए कंफ्यूजिंग, लेंदी और बेकार हो, ठीक ना। और ये हो जाएगा, मोबाइल पॉकेट में रख लो या बैग में रख लो, बेंच पे मत, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? भाई इसे हटा दूं बच्चों, ठीक। अब बच्चों वापस देखो इन क्वेश्चंस के आंसर। द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट x स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन से में होगी बताओ? तो बस फर्स्ट में यहाँ मिनिमा मिल रहा है, यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, और कहीं में भी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगी। समझ गए बच्चों? इसे बताओ बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम विल भी कहाँ होगी? करो एक बार लिख लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन समझ गया ना? पोटेंशियल एनर्जी ये है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगी वो तुम्हें डिस्कस करना। लिखते भी हाँ बोलो कैसे किया? सही है बच्चों। देखो
हमें पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होती है, मिनिमा पे। कब होती है, मिनिमा पे। तो बच्चों मिनिमा के लिए याद करो, हम पढ़ चुके हैं पहली स्टेप डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों कितना आया, 16x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/4 यानी कि 0.25। अब बच्चों ग्राफ का नेचर देख के बताओ किस तरह का ग्राफ है। ऊपर की तरफ खुलने वाला पैराबोला, तो इसमें मिनिमा ही मिलेगा। मिनिमा ही मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है। या चाहो तो डबल डिफरेंशिएशन करो, पॉजिटिव आ रहा है मतलब इस पे मिनिमा है यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आंसर बच्चों तुम्हारे पास क्या आ गया, 0.25। समझ पाए बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? चले आगे। सर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी फोर्स 0 है ना, वही हमने किया है, लेकिन फोर्स तो माइनस ड्यू बाई dx होता है। माइनस लगा दो, माइनस वहां भेजोगे तो वो हट ही जाएगा। तो सर माइनस का 0/2 का रहेगा। नहीं नहीं, उस साइड भेजोगे, उसको 0 रख के देखो, आप यही कह रहे हो ना, तो इसको ले लेते हैं। अब ठीक, अब उस माइनस को भेज दो, ठीक है। चले बच्चों आगे, ठीक। फर्दर बच्चों इसमें आप देखो ये वाला बच्चों बताओ, फॉर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन शोन इन फिगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी है? जो मैक्सिमा का पॉइंट होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। खत्म, ठीक है। अब इसे बच्चों देखो, पोटेंशियल एनर्जी ये रही, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा वो तुमसे पूछा है। तो बच्चों F इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई डी एक्स, माइनस ऑफ ए का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 2bx माइनस ऑफ माइनस प्लस 2bx। फोर्स ये आ गया तो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, बोलो कोई तकलीफ हो, ठीक है। इसे बच्चों देखो, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस का du बाई डी एक्स, ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, एक एग्जांपल और कर लो। मान लो बच्चों मैंने तुम्हें दिया u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लो बच्चों, या जेड स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, ठीक है, जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके। अब बच्चों इसमें आप लिख लो, फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल, फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल। तो एक बार बच्चों आप लिख लो, फिर मैं चेक करवा दूं, ठीक है ना। नहीं पता, याद करो आज मैंने बताया था F इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई डी एक्स। चलो खैर बच्चों एक काम करता हूँ, केवल क्वेश्चन आप लिख लो, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर अगला आप करना। नहीं मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुको। क्वेश्चन लिख लिया ना बच्चों, कोई नहीं बच्चों अभी इधर समझो, क्वेश्चन हमने लिख लिया, फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल। बच्चों इससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगला आप करना, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं कर देता हूँ, ठीक है। अगला अगला कर लेना, कोई नहीं। इस तरह का शायद पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने कभी बताया नहीं, तो बच्चों वो चीज़ समझो। देखो बच्चों जो देखो, एक होता है हम ऐसे लिखते हैं du बाई डी एक्स, इस तरह से लिखते हैं, ये होता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। और एक बच्चों में से टिल्टेड सिंबल लिखते हैं, तो टिल्टेड सिंबल का मतलब होता है बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस टिल्टेड सिंबल का क्या मतलब होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इस पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, जो हमने अभी तक पढ़ा है सब वही है, बस यहाँ x लिखा है, x के अलावा कुछ भी लिखा हो, 2 3 4 5 y z हाथी घोड़ा कुछ भी हो, सब तुम्हारे लिए क्या होगा, कांस्टेंट। तो x को छोड़ के तुम्हें कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, वो सब तुम क्या मानोगे, एक कांस्टेंट।
जब ये वाला करोगे तो y को छोड़ के सबको क्या मानोगे? कांस्टेंट। z को छोड़ के सबको क्या मानोगे? कांस्टेंट। अब मान लो बच्चों मैं इससे डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो फोर्स, इसमें आई जे शायद मैंने नहीं लिखे थे, है ना बच्चों? हो सकता है नहीं, फॉर्मूले में तो लिखे होंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। लिखवाया ना मैंने आई जे के, लिखे ना, ठीक है। अब देखो माइनस, मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे x के अलावा कुछ भी लिखा है वो सब मेरे लिए क्या है? कांस्टेंट। तो y मेरे लिए क्या है? कांस्टेंट, उसे मैं वैसा ही छोड़ूंगा। एक्स स्क्वायर का 2x प्लस z मेरे लिए कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, ये du by dx वाला पार्ट हो गया i। अब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये मेरे लिए क्या है? कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, जी समझ गए बच्चों? अब z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसमें कहीं भी z दिख रहा है तो ये पूरा ही कांस्टेंट है। इसमें z स्क्वायर का 2z, x वैसा का वैसा, बस आंसर। तो कुल मिला के एक छोटी सी चीज याद रखनी है, जब ये टेढ़ा सिंबल होता है उसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि भाई जब तुम x के रिस्पेक्ट में करोगे तो बाकी सब कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो बाकी सब कांस्टेंट, आंसर। इसी में बच्चों कई बार बोलता है 1,1,1 पे फोर्स बताओ, तो x y z की जगह 1 1 1 रख दोगे। 1 2 3 पे बताओ तो 1 2 3 रख के प्रॉपर निकाल सकते हो। हाँ बोलो। देखो हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये कौन सा है? y के रिस्पेक्ट में, तो इस y का 1, ये वैसा का वैसा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हाँ अब बोलो बच्चों, समझ पाए? कोई दिक्कत? इसी में अगर 1 1 1 या कोई भी पॉइंट बोलता है तो x y z की जगह रख दो, खत्म, ठीक। अब एक और बच्चों में ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे फिर आप खुद ट्राई करो। मान लो बच्चों मैंने तुम्हें दिया u इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड, फाइंड फोर्स एट 1, -2, 3, करो। जो हमने अभी किया है उससे आसान है, करो। देख लेते हैं कितना आया फाइनल आंसर। नहीं वो गड़बड़ है, आई जे के फॉर्मेट में आना चाहिए पहली चीज, ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक बच्चों देखते हैं f माइनस ऑफ, बच्चों x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये 1, ये दोनों वैसे के वैसे, i y के रिस्पेक्ट में करोगे x वैसा का वैसा, इसका 2y, इसका z, जी। अब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x y स्क्वायर, इसका 1 और ये k। एक बार बच्चों पूरा डिफरेंशिएशन चेक करो। डिफरेंशिएशन में किसी को तकलीफ? डिफरेंशिएशन में किसी को तकलीफ? चले आगे, ठीक है। अब बच्चों तुमसे किस पॉइंट पे बोला है? 1 -2 3, बोलो राधिका, कोई डाउट हो? थोड़ा तेज बोलो, क्या? हाँ ये इसमें बाद में रखेंगे, देखो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, अब इस चीज को इसमें रखेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब अगर मैं फोर्स लिखता हूं तो y और z की जगह मुझे ये लिखना है, तो -2 का स्क्वायर 3 i, इसको रखते हैं
1 2 -2 3j, इसको रखते हैं 1 -2 का स्क्वायर बस के। तो फाइनल आंसर बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो -12y, सॉरी प्लस ही हो जाएगा, 12y, एक माइनस वहां भी था, तो 12y -12j प्लस 4k। अब चाहो तो उस माइनस को अंदर भेज दो, वो फाइनल आंसर होगा। अगर वो पूछते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है। बच्चों बताओ कहीं कोई तकलीफ? इसी में मान लो मास दे रखा हो, एक्सेलरेशन पूछते हैं तो फोर्स बाई मास कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, बोलो योगेंद्र कुछ कहना चाह रहे? ओके, तो बच्चों वर्क पावर एनर्जी में इतना ही था, इतना ही था। अब बच्चों जो फर्स्ट और थर्ड एक्सरसाइज मैंने दी थी वो फिर बच्चों में डिस्कस कर, सेकंड बोला नहीं था तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक, तो इसे बच्चों अब मैं हटा रहा हूँ। कल जैसे मैंने बोला था फर्स्ट और थर्ड वो दो एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैक्सिमम 70-80% तो हम क्वेश्चन कर चुके होंगे, मैक्सिमम 10-20% ही क्वेश्चन बचे होंगे। हाँ क्या, कोई दिक्कत नहीं, वो अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो बच्चों मैं फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ और ठीक है बच्चों, इसे मैं हटा रहा हूं। ठीक, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये मैं वही 2024 वाला मॉड्यूल और मैंने उसकी सॉफ्ट कॉपी भी भेज रखी है, प्लस मैंने एक वो भी दे रखा है प्रिंट आउट मैच करने के लिए। ठीक, तो उसके हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो बच्चों अप टू 8 क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट पेज है वहां तक कोई दिक्कत? 8 क्वेश्चन तक, अप टू 16, ठीक है, अप टू 25, ठीक है, अप टू 34, अप टू 41, 37, ठीक है। और बच्चों 37, ये कल क्लास में किया था वही है ना? ठीक है ना, अभी क्लास के बाद पूछना फिर भी, ठीक है ना। जो हम डिस्कस कर चुके हैं हो सकता है उसमें भी वापस डाउट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में पूछ लेना मुझसे। ठीक, अभी पूछ लेना। ये कल ही मैंने क्लास में डिस्कस किया था। ओके बच्चों बताओ अप टू 51, कोई दिक्कत? अप टू 51, अप टू 55 बच्चों मैंने बताया था ये फ्लूइड से रिलेटेड है, इसे स्किप कर सकते हो अभी, ये मैंने स्पेशली नहीं पढ़ाया था। हाँ एक सेकेंड तुम बोलो। वही मैंने बताया कि वो फ्लूइड के बाद थोड़ा सा बेटर रहेगा, तो वो उस वजह से मैंने जानबूझ के छोड़ रखा है। हाँ एक शायद किसी और ने बोला था 54, ये देखो ये आसान सा ही है, देखो 53 बता देता हूँ। तो 53 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बच्चों एक कैन फिल्ड विथ वाटर रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल, वाटर जस्ट नॉट फाल्न डाउन। तो याद करो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पार्टिकल नीचे ना गिरे तो ऊपर स्पीड क्या चाहिए? रूट GR, 5GR तो बॉटम पे चाहिए, ये V है, तो ओमेगा क्या होगा? डिवाइड बाई R, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई T, और ये तुम्हारे पास कितना हो गया? रूट G बाई R। तो टाइम पीरियड तुम्हारे पास कितना आ गया? 2 पाई अंडर R बाई G। वैल्यू रख दोगे आ जाना चाहिए, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत हो? ठीक, ओके। फिर 54, इट इज फाउंड दैट फोर्स रिक्वायर्ड टू रो ए बोट रिवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। व्हेन स्पीड ये है, पावर इतनी है। अब 2v कर दोगे तो पावर बताना, ठीक है। तो देखो
पावर इक्वल टू एफ वी, पावर फोर्स हो जाता है, आपको दे रखा है स्पीड के प्रोपोर्शनल, तो सम कांस्टेंट इनटू वी लिख दिया, तो पावर यहां से क्या आ गई, स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तुमने स्पीड डबल की तो डबल का स्क्वायर क्या होगा 4, तो पावर कितने टाइम्स हो जाएगी 4 टाइम्स, तो पहले 24 थी इंटू 4 96। बोलो कोई दिक्कत हो? ठीक है बच्चों, देखो वापस बताता हूं, क्वेश्चन में ये दिया है कि फोर्स स्पीड के प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, एक कांस्टेंट ले लिया, हमसे पावर के बारे में पूछा है, तो पावर एफ वी 4 सी वी इंटू वी यानी कि सी वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो इससे डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर 4, पावर कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, तो पहले 24 पावर थी उसका 4 टाइम्स 96। एक सेकेंड, अब रुकते हैं 2 मिनट। हाँ ये हो गया, 55 तो मैंने छोड़ दिया, कौन सा बोल, 44 देख लेते हैं। ये देखो जो मैंने क्लास में एक बता रखा है, मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, देखो नोट्स में x इक्वल टू टी की पावर 3/2, वही क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद अब हम थर्ड एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है। तो बच्चों अब थर्ड एक्सरसाइज देखो, थर्ड एक्सरसाइज, हाँ थर्ड एक्सरसाइज बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसमें बच्चों अप टू 8 किस में, थर्ड में ना, ठीक है मैं बता रहा हूं, देखो 2 सिमिलर स्प्रिंग, वही क्वेश्चन है ना, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, वर्क होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसी को तुम एफ स्क्वायर बाई 2k भी लिख सकते हो, ये चीज क्लियर है। अब समझो, आपको दिया है के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, तो P का Q से ज्यादा है, P का Q से ज्यादा है, तो अगर तुम सेम खींच रहे हो, मान लो 50 सेंटीमीटर खींचा, तो x सेम है, जिसका K ज्यादा उसका वर्क ज्यादा, तो अगर सेम खींच रहे हो तो किसका वर्क ज्यादा होगा, P वाले का, और अगर सेम फोर्स से खींच रहे हो तो जिसका K ज्यादा होगा उसका वर्क क्या हो जाएगा, कम। अब क्वेश्चन पे आओ, केस 1 दे हैव नहीं, दे आर स्ट्रेच सेम अमाउंट, तो पहले केस में क्या है, उन्हें सेम अमाउंट से खींच रहे हैं, यानी कि x सेम है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरे केस में आपको दिया है सेम फोर्स से खींच रहे हैं, तो ये सेम है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो, तो पहले केस के हिसाब से, पहले केस के हिसाब से P का वर्कडन ज्यादा होगा, और दूसरे के हिसाब से P का वर्कडन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसका K ज्यादा है। अब इस हिसाब से जो अपना मैच कर रहा हो वो किस में कर रहा है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है ओके। अप टू 8 बच्चों कोई दिक्कत, अप टू 15 कौन सा वाला, 6। देखो ये बस कन्वर्ट करना है, एक छोटा सा आपको डेटा पता होना चाहिए, 10 की पावर -20 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.6 10 की पावर -90, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -90, ठीक है ओके। बच्चों तुम उस साइड बैठ जाओ, बिल्कुल उस कोने में, कुछ भी हो लेकिन क्लास में मत डिस्कशन करो, आपको क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्लास के बाद बहुत टाइम रहता है, ब्रेक रहता है, उसमें डिस्कस करो, ठीक है ना ओके। बच्चों फिर मुझे बताओ 8, देखो 10 किलो का ब्लॉक है, स्पीड ये है, फोर्स ये है 20 से 30, ठीक है। तो देखो वर्कडन अगर मैं लिखता हूं तो F dx का इंटीग्रेशन, फोर्स तुम्हारे पास कितना है, माइनस का 0.1 x dx 20 से 30, ठीक है, माइनस का 0.1, फिर x स्क्वायर बाई 2 20 से 30, चेक करते रहना बच्चों अगर कोई मिस्टेक दिखे। 30 का स्क्वायर 900 बाई 2 माइनस 400 बाई 2, देखो 450 200 450 200 250 माइनस का 25, तो समझो
इस फोर्स का वर्क डन कितना आया माइनस का 25, ठीक है ना। अब समझो W फोर्स इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस 25, हमसे पूछा क्या है फाइनल एनर्जी, इनिशियल हाफ मास और इनिशियल स्पीड कितनी है 10। तो देखो 500 को इधर लेके आओगे तो 475, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगी 475। एक बार फिर समझो, हमने वर्क डन निकाला वो ये आया, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस वैल्यू रख दिया आंसर। अप टू 8 बच्चों कोई दिक्कत, अप टू 15 बच्चों 13, ठीक है, और 11, ठीक है। तो पहले 11th पकड़ते हैं। देखो 1 kg है, फोर्स ये है, पावर लिखना है, ठीक है, पावर। तो देखना अगर मैं एक्सीलरेशन लिखता हूं तो फोर्स बाई मास, मास 1 है तो एक्सीलरेशन यही आ जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत? 11, सॉरी मैंने 12th लिख लिया, ठीक है। ओके, याद करो कल हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे छोड़ रहे हैं सर्कल कंप्लीट करें, याद आया पहले ही क्वेश्चन जो किया था, H इक्वल टू शायद से 5r/2 आया था, याद आया। अब समझो R रेडियस को आप लिख सकते हो डायमीटर अपॉन 2, रेडियस को क्या लिख सकते हो डायमीटर अपॉन 2, बस आंसर वही क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5d/4, समझ गया ना, ठीक। ओके, एक शायद किसी ने 13 पूछा था, किसने पूछा था तुमने, ठीक। एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट इंस्टेंटेनियस पावर, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद करो जो मैंने कांस्टेंट पावर वाला डिस्कस किया था, याद आया, उसमें फिर 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, पहला वेलोसिटी बताओ, फिर फोर्स बताओ, फिर ये वही है। तो देखो वर्क इक्वल टू हाफ mv², वर्क पावर इनटू टाइम हाफ mv², तो 2p/m, 2p/m अंडर रूट और t पावर हाफ, ये वेलोसिटी है। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, इन्होंने p नोट बोला है, प्रोपोर्शनल पूछा है, तो प्रोपोर्शनल में तो t पावर हाफ हो जाएगा, t पावर हाफ अपने पास एक ही ऑप्शन है सेकंड। इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी पूछा है तो वो t पावर हाफ। ओके, अप टू 15 बच्चों कोई दिक्कत, ठीक है, अप टू 21, अप टू 21, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट नंबर बच्चों हम इसमें सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज है वो डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब इसे बच्चों मैं हटा रहा हूँ, अब बच्चों आगे का थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो चीज़ समझो। देखो जैसे आगे जो अपने चैप्टर्स अगर हम इस साइड से चलते हैं तो वो आते हैं सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, उसके बाद रोटेशन। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों वैसे वर्क पावर एनर्जी के साथ मिक्स होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, रोटेशन भी। तो अब कंक्लूजन ये है, जैसे सेंटर ऑफ मास एक बड़ा टॉपिक होता है, क्वेश्चन हार्डली एक आध कोई आता है, रोटेशन है बड़ा, बहुत बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन हार्डली एक आध कोई आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें फ्लूइड है, फ्लूइड बहुत बड़ा टॉपिक है, अब पिछले सारे साल मिला के देखना हार्डली एक आध कोई क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो। ऐसी वेव्स है, SHM वेव्स, SHM अलग कर दो, वेव्स अकेला, तो वेव्स में 2 पार्ट होते हैं, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव्स, बहुत बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन हार्डली एक आध कोई आता है, समझ रहे हो। तो जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। तो अब मैंने ये प्लान किया है, जैसे जो छोटे टॉपिक्स होते हैं उनसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, खासकर जो 12th के टॉपिक्स, मॉडर्न फिजिक्स है, अभी खैर मैं AC से स्टार्ट कर रहा हूँ, AC से, तो AC से स्टार्ट कर रहा हूँ, AC है, फिर EM वेव से, तो वहाँ से भी अगर आप थोड़ा पॉजिटिव माइंड से अच्छे से समझोगे सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए होती है। उसमें भी बच्चों मैंने बेटर तरीके से डिज़ाइनिंग ये की है, जैसे मैं बाकी 12th के बैच में या बाकी में करता हूँ कि मैंने प्रॉपर तरीके से खुद के ही DPP डिज़ाइन किए हैं। DPP डिज़ाइन में ये है कि जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाता हूँ उस तरह से मैंने लगभग क्वेश्चन अरेंज किए हैं, सारे टॉपिक के क्वेश्चन अरेंज किए हैं। तो उससे फ़ायदा ये रहता है
कि सारा टॉपिक अपना कवर हो जाता है, और दूसरा ये रहता है कि क्वेश्चंस काफ़ी हद तक लिखने का टाइम अपना बच जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का मैंने आपको एक सीट का फॉर्मेट दे दिया, वो बच जाता है। दूसरा जो अपनी एक प्रॉब्लम ये चल रही थी कि मान के चलो किसी किसी के में मॉड्यूल नया पुराना हो गया तो क्वेश्चन नंबर मिसमैच हो रहा है, वो दिक्कत है। तो अब क्लास में हम उससे मतलब सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी हद तक एक तो स्पीड बन जाएगी, चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी, थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा। तो ये चीज़ है, क्लियर है बच्चों? तो अभी फिलहाल बच्चों मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ एसी, ठीक है ना? हाँ बोलो। अल्टरनेटिंग करेंट, ठीक है, पता है, पर ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैं एसी से स्टार्ट इस वजह से कर रहा हूँ कि एक और जो अपना 12th का बैच है उसके सीक्वेंस में आप आ सको, तो ये कि फिर बाद में अगर मर्ज करके क्लास लगाते हैं तो एक तो आपकी क्लासें रेगुलर हो जाएंगी, दूसरा सिलेबस अपना काफ़ी ठीक ढंग से हो जाएगा, प्लस और भी कई सारे फ़ायदे हैं, वो बाद में देखते हैं, वो सब इसके बाद। देखो अब जैसे मान के चलो ये चल रहा है, ये अपना मॉडर्न तक ख़त्म हो जाएगा, मॉडर्न ख़त्म होने के बाद फिर हम इस पर वापस आ जाएंगे। जैसे जो पहले हम ट्राई ये करेंगे टॉपिक वो कवर करेंगे जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे मान के चलो हीट है, थर्मो है, छोटे टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और जो बड़े टॉपिक है हम पढ़ते जा रहे हैं केवल अपने शौक़ के लिए, तो उसका कोई ख़ास उतना मतलब नहीं है, लेकिन वो भी करेंगे, ऐसा नहीं कि करेंगे, चीज़ें सारी कवर होंगी लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस में कर लें, ठीक है ना? इससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये हो जाएगा कि अच्छे टॉपिक अगर अभी कवर हो गए तो वो आगे सारे टेस्ट में आते रहेंगे, तो वो कई बार रिवाइज कर लो तो वो अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। और वरना ये रहता है कि जो खासकर अब मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल लास्ट में जाके पढ़ते हैं उतना उसका रिवाइजन वगैरह नहीं हो पाता, ठीक है ना? खैर अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो वो चीज़ समझते हैं। बच्चों ये मैंने NCERT से ही कट किया, ठीक है ना? बच्चों डिस्कशन नहीं करें, उस चीज़ का ध्यान रखें। शायद कोई कुछ कह रहा था। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा, वो सब देखते हैं, ठीक है? तो बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ समझो, ठीक? तो बच्चों अब मोबाइल वगैरह की आपको किसी को ज़रूरत नहीं है, वो या तो आप अपने बैग में रख सकते हो या पॉकेट में रख सकते हो, बेंच पे नहीं रखें, ठीक है ना? तो जिसके भी मोबाइल हैं, पहले ये था कि मॉड्यूल की दिक्कत थी तो मैंने थोड़ा अलाउ कर रखा था, तो या तो वो बैग में रख लें या पॉकेट में रख लें, बेंच पे कोई नहीं रखे, ठीक है? अब बच्चों समझो एसी, तो ये बच्चों मैंने NCERT से ही कट किया, ये एक ब्लॉक डायग्राम टाइप है। एसी हम जनरेट कैसे करते हैं, ये हम सीख रहे हैं। तो बच्चों जो अपने घरों में जो करंट आ रहा है वो किस तरह का करंट होता है? एसी करंट होता है। तो वो बनाया कैसे जाता है, प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, वो हम एसी जनरेटर में पढ़ते हैं। तो बच्चों हल्का फुल्का आपको आइडिया है कि फेराडे ने EMF जनरेशन का एक मेथड बताया था, EMF। तो फेराडे लॉ अगर बच्चों याद करोगे तो फेराडे लॉ बच्चों ये था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, बस उतना ही चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, इक्वल टू माइनस ऑफ d∅dt। फाई इसमें क्या होता था? फ्लक्स अगर याद करो तो फ्लक्स होता था NAB cos थीटा। इन जनरल देखोगे तो A.B या AB cos थीटा, अगर N टर्न्स हो तो NAB cos थीटा। तो जब किसी कॉइल से फ्लक्स बदलता है तो उसमें EMF डेवलप होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ही हम क्या बोलते हैं? EMF। तो बच्चों ऐसे समझो, जो मैंने अभी आपको दिखाया ये है बच्चों, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट का साउथ है, ये मैग्नेट का नॉर्थ, ये मैग्नेट का साउथ। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी होती है नॉर्थ से साउथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है बच्चों? अब बच्चों ऐसे समझो, जैसे मान लो बच्चों ये एक कॉइल है, अभी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, क्लियर है? एरिया बच्चों इधर है, तो एंगल कितना है? 90, एंगल कितना है? 90।
अब बच्चों मैं इस कॉइल को घुमाऊंगा तो पहले एंगल कितना था 90, अब घुमाऊंगा तो एंगल बदला, बार बार एंगल बदल रहा है, तो फ्लक्स होता है एन ए बी कॉस थीटा। बच्चों बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ा होगा, ये वही एनसीईआरटी वाला पार्ट है। तो एन ए बी कॉस थीटा, तो थीटा बच्चों बदल रहा है, थीटा बच्चों बदल रहा है तो फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है तो इसमें ईएमएफ जनरेट होता है, और जो ईएमएफ जनरेट होता है वही अपना एसी होता है। और अगर बच्चों प्रॉपरली समझना चाहो तो आप इस तरह का एक एग्जांपल पकड़ सकते हो। जैसे बच्चों मान लो ये एक मोटर है, खुली हुई मोटर है, समझ गए बच्चों। तो इस मोटर में बच्चों अगर आप देखोगे तो आपको हल्का हल्का गोल्डन सा कुछ दिख रहा होगा, वो क्या है, कॉपर कॉइल। क्या है, कॉपर कॉइल है। इस मोटर के अंदर बच्चों अगर देखोगे तो बच्चों इधर आप देखोगे तो साइड में मैग्नेट लगी हुई है, शायद कभी किसी ने देखी हो। अंदर बच्चों देखोगे तो इधर साइड में मैग्नेट लगी हुई है, तो लगभग यही अरेंजमेंट ये है। अब इस मैग्नेट की वजह से क्या होता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जैसे इसमें दिखाया गया। अब जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं, मान लो बच्चों इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये कॉइल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है। कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है तो उससे फ्लक्स क्या है, चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ डेवलप हो रहा है, ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो इसी तरह से अपना एसी बनाया जाता है। तो बच्चों कुल मिला के हमें क्या करना होता है, इस कॉइल को घुमाना होता है। जो ये कॉइल तुम्हें दिख रही है उसको हमें क्या करना होता है, घुमाना होता है। अब वो तुम अपने हाथ से घुमाने लगो तो भी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, तुम अपने हाथ से घुमाने लगो तो भी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। अब तुमने डीजल इंजन लगा दिया, डीजल इंजन उसे घुमा रहा है तो भी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। जो हम आसपास जनरेटर देखते हैं उसमें ये घुमाने का काम कौन करता है, डीजल इंजन। तुमने पवन चक्की या विंड मिल देखे या सुने होंगे, तो उसमें वो घुमाने का काम कौन करता है, हवा, तो वो विंड पावर हो गई। अब तुमने ऊंचाई से पानी उस पर गिराया तो पानी उसे घुमाने लगा, तो वो हाइड्रो पावर हो गई। तुमने कोयला जलाया, उसकी स्टीम बना के उससे तुमने उसे घुमाया तो वो थर्मल पावर हो गई। तुमने न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू हीट प्रोड्यूस करके उसे घुमाया तो वो न्यूक्लियर पावर हो गई। तो कुल मिला के तुम्हें उस कॉइल को घुमाना होता, जो ये कॉइल तुम्हें दिख रही है हमें इसको घुमाना होता। अब इसको तुम जिस तरीके से भी घुमा दोगे उस तरीके से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। कंक्लूजन समझे। तो इस कॉइल को घुमाने से अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसका नाम उसके मेथड पे आ जाता है। हवा से घुमा रहे हो तो विंड पावर, पानी से घुमा रहे हो तो हाइड्रो पावर। समझ पाए। तो एसी किस तरीके से जनरेट होती है ये कुछ दिमाग में क्लियर हुआ। बोलो बच्चों कोई डाउट, ठीक है। अब बच्चों एक काम कर सकते हो, इस डायग्राम की उतनी जरूरत नहीं है, बस समझ लो इसे। हमने यहां मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक एक्सिल के थ्रू हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, एक्सिल के थ्रू हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं। ये कॉइल है, यहाँ पे बच्चों कुछ स्लिप रिंग्स होते हैं। स्लिप रिंग्स क्यों होते हैं वो समझो। जैसे बच्चों मान लो अगर मैं इसको यूं पकड़ के घुमाऊंगा तो थोड़ी वायर में ये वायर ऐसे इट जाएगा, तो घूमना अपने आप बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा मैकेनिज्म रखते हैं कि ये इसको टच होता रहे और घूमता रहे, तो कांटेक्ट भी बना रहे और घूमता भी रहे। जैसे इसमें भी देखोगे तो यहाँ बहुत छोटे से रहते दिखेंगे नहीं, ये रहता है, और फिर इसमें अगर देखोगे इसके ऊपर ये है, तो इसके बीच में जो ये ब्रशेस होते हैं इनसे ये कनेक्टेड रहता है और घूमता भी रहता है। तो इसके थ्रू देखो टायर इससे डायरेक्ट नहीं जुड़े रहते, इसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो उससे क्या है वो घूमता भी रहेगा और कांटेक्ट में भी बना रहेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है ये इसी का होता है कि वो इससे टच होके घूमता रहेगा, इससे टच होके घूमता रहेगा, लेकिन इठेगा नहीं। इतना समझ गए बच्चों, ठीक है। तो कुल मिला के हमें कॉइल को घुमाना होता है। हाँ बोलो। देखो वो डिपेंड करता है, जैसे जब हम छोटे मोटे जनरेटर होते हैं, जैसे मान लो अब इसी को मान लो, ये वैसे मोटर है, लेकिन मोटर में तुम खुद घुमाने लगो तो वही जनरेटर बन जाती है। इसमें तुम करंट फ्लो कराओगे तो ये घूमने लगेगी, लेकिन घुमाने लगोगे तो करंट बना देगी। तो जो ये छोटी मोटी मैग्नेट्स होती हैं, छोटे मोटे जनरेटर होते हैं, इनमें ये परमानेंट मैग्नेट होती है। और जो हाई पावर जनरेटर होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पावर की परमानेंट मैग्नेट्स नहीं बनती, तो उसमें मैग्नेट्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं।
देखो आप ये कह रहे हो सेल क्यों कनेक्ट करते हैं? अगर वो मैग्नेट खुद ही उसको घुमा सकता है तो अपन मैग्नेट घुमाएगी नहीं, देखो ये इसके अंदर मैग्नेट लगी, घुमाएगी थोड़ी, घुमाना तो तुम्हें पड़ेगा किसी ना किसी मेथड से, या तो हाथ से या हवा से या पानी गिरा के, वो तुम्हें खुद घुमाना पड़ेगा, मैग्नेट कोई घुमाएगी थोड़ी, ठीक है। करंट देने पे घूमने का लगता है, करंट देने पे घूमने का लगता ओके बच्चों, जैसे आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत 12th का आइडिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि जब भी कोई करंट कोयरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है तो उस पर टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वजह से वो घूमने लगता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पड़ता है। तो अभी ठीक है, अभी बस इतना ही काफ़ी है कि E इक्वल टू माइनस का d∅dt और फ्लक्स होता है NAB cos थीटा। तो बच्चों 12th बोर्ड में बेसिक हल्का फुल्का दिमाग में होगा, नहीं है तो उतना बस मान सकते, इतना क्लियर है बच्चों। अब बच्चों समझो, अब इसमें हम ऐसे घुमा रहे हैं तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड से हो सकता है 30 डिग्री एंगल हो, 40 डिग्री एंगल हो, 60 डिग्री एंगल हो, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो मानना पड़ेगा। तो हम एक बार मान के चल रहे हैं कि एंगल कितना है 0, एंगल कितना है 0। तो अब बच्चों तुम ये करो, एक सेकंड रुकना बच्चों, हाँ वो बच्चों मैंने समझाने के लिए बनाया। अब आप ये डायग्राम बना पाना थोड़ा आसान है, तो ये आप लिख लो AC जनरेटर। तो बच्चों ये एक्सिल हो गई, ये कॉइल हो गई। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फिक्स है, ठीक है। तो बच्चों वही चीज है, लेकिन ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड और जो काम का डायग्राम होता है उस तरह से बना दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर है, कॉइल ऐसे है और हम उसको यूं घुमा रहे हैं, चीज वही है, बस डायग्राम थोड़ा सिंप्लीफाइड बना दिया क्योंकि हमें ब्रेसेस वगैरह और उन सब से उतना मतलब नहीं। देखो एरिया की डायरेक्शन दोनों हो जाती है, जैसे ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर कौन सा है? तो ये भी है, ये भी है, दोनों ही है। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो किसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है। जनरली हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर तुम ऑब्जर्वर हो तो ये एरिया वेक्टर मान लेंगे और मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं इसे मानूंगा, एक जनरल कन्वेंशन ये मानते हैं। तो ये अगर सरफेस है तो ये भी एरिया है, ये भी एरिया वेक्टर है, दोनों ही है। तो अब बच्चों इसको ड्रॉ कर लो, जैसे ये कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एंड आर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, t इक्वल टू 0 पे एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन एट टाइम t थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा t। किसी टाइम t पे एंगल क्या हो जाएगा? ओमेगा t। n number of turns, n number of turns। बोलो जो पूछ रहे हो, हाँ बोलो जो पूछना चाह रहे हो। हाँ क्रॉस का मतलब इनवर्ट होता है, इतना बच्चों नोट कर लिया। तो बच्चों बस एक सेकेंड, हाँ बोलो। तो अभी तो हम 0 डिग्री लेके चल रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ, अभी 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, इतना नोट कर लिया, अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बच्चों कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों समझो, जैसे डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मान लो बच्चों इस पंखे को मैंने चालू किया, ये फिक्स स्पीड से घूम रहा, तो ये कितना एंगल घूमेगा? एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों ऐसे ही मान लो, जैसे लेट्स से बच्चों जस्ट समझाने के लिए, बच्चों मान लो जैसे जो ये ब्लू लाइन है, यहां मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। अब जो ये पिंक मैंने दिखाया है वो क्या है? एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो अभी एंगल कितना है? 0। अब t टाइम में वो कितना घूम जाएगा? ओमेगा t।
तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा ओमेगा टी। तो किसी भी जनरल टाइम पे अगर मैं एंगल लिखता हूं, किसी भी जनरल टाइम पे, तो एंगल में क्या लिख सकता हूं, ओमेगा टी। ये चीज क्लियर है। अब बच्चों इसके बाद समझो फाई एन इंटू बी डॉट ए। अब ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा। इसमें थीटा बच्चों क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है बच्चों। अब एरिया वेक्टर बच्चों हम कैसे लेते हैं, तो एरिया वेक्टर बच्चों समझो जैसे कोई एरिया है, मान लो यही है, इसमें बच्चों जैसे ये दोनों अपने एरिया वेक्टर हो जाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है उन्होंने किसको बोला है, नहीं दिया है तो तुम कहीं से भी मान सकते हो, वो कंफ्यूज नहीं करेगा। तो ये भी एरिया वेक्टर है, ये भी एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर बच्चों कैसे होता है, अगर ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, या तो उधर या इधर, वो तुम्हारा एरिया वेक्टर होगा। जैसे बच्चों अगर मैं समझाऊं तो आप इस तरह से मान सकते हो, जैसे बच्चों ये कॉइल है तुम्हारी, अगर ये कॉइल है तो ये दोनों ही इसके परपेंडिकुलर है, दोनों ही इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी एरिया वेक्टर है, ये भी अपने आप में एरिया वेक्टर। ये चीज क्लियर है। तो ये अपना एरिया वेक्टर माना जाएगा। अब मान लो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मान लो मैंने इधर मान ली, एरिया वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो ये एंगल अपना क्या हो गया है, ओमेगा टी। अब जो तुम बोल रहे थे, मान लो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इधर है, ये भी इधर है, तो एंगल 0 हो जाएगा, फ्लक्स अपने आप NAB हो जाएगा। 90 होगा तो वो अपने आप 0 हो जाएगा, तो उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है, वो अपने आप एडजस्ट होके आ जाएगा। समझ गए ना, ठीक है। इतना बच्चों कर लिया। तो फ्लक्स बच्चों इतना, ये बच्चों नोट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करूँ। फ्लक्स को बच्चों फाई से डिनोट करते हैं n इंटू बी डॉट ए, एन ए बी कॉस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर। टेस्ला, अगर ऐसा ही यूनिट की बात करेंगे तो टेस्ला हो जाएगा, निकाल सकते हैं, पर ये ऐसी डायमेंशंस होती है कि याद नहीं रहती, वो फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे फोर्स होता है QVB, ठीक ना, अगर थोड़ा याद हो, फोर्स QVB मैग्नेटिक फोर्स, तो फोर्स की पता है, चार्ज की पता है, स्पीड की पता है, वो निकाल आएगी। तो वो किसी ना किसी फॉर्मूले के थ्रू निकालनी पड़ती है, क्योंकि जनरली हमें वर्क पावर वहां तक की याद रहती है, और 12th के जो टॉपिक्स रहते हैं उनकी कम याद रहती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलें बच्चों आगे। तो बच्चों फ्लक्स तुम्हारे पास क्या आ गया, NAB cos थीटा। अब थीटा बच्चों अभी अभी हमने डिस्कस किया है, NAB cos, और थीटा बच्चों क्या हो गया, ओमेगा टी। तो किसी भी टाइम बच्चों अगर मैं फ्लक्स लिखता हूं तो वो क्या हो गया, NAB cos ओमेगा टी। ये क्लियर है। अब ये फ्लक्स आ गया फ्रॉम फैराडे लॉ, फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ से बच्चों E हो जाता है माइनस का डी फाई बाई डी टी। EMF बच्चों क्या होता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी। EMF फैराडे लॉ से E अपने पास क्या है, EMF, जो उसमें वोल्टेज डेवलप होगा वो, या EMF जो डेवलप होगा वो अपने पास E हो गया। तो E बच्चों अपने पास हो जाता है माइनस का डी फाई बाई डी टी। इतना क्लियर है। अब बच्चों मुझे EMF लिखना है, EMF, तो EMF बच्चों E, बच्चों इसे डिफरेंशिएट करो, N कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है। कॉस का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बच्चों डिफरेंशिएशन याद होगा, साइन एलिफेंट, कॉस एलिफेंट माइनस साइन एलिफेंट, फिर इस अंदर वाले का करोगे तो इंटू ओमेगा, ठीक ना। वो तो ये देखो कॉस का माइनस साइन। बच्चों डिफरेंशिएशन क्लियर है ना, सिंपली डिफरेंशिएशन है, कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। अब EMF अगर मैं लिखता हूं तो माइनस उधर ले लिया, NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। हाँ एक सही बोल रहे हो बच्चों, एक माइनस यहाँ भी था,
अच्छा किया, करेक्ट करवा दिया। एक माइनस बच्चों ये भी था, ये माइनस और ये माइनस मिलके फिर बच्चों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, कर लो इतना बच्चों। जैसे ए बच्चों मान लो यही कॉइल हम घुमा रहे हैं, तो इसका जो एरिया है वो अपने आप में ए है, वो अपने आप में क्या है, ए है। तो बच्चों आई थिंक अभी एसी वाले मॉड्यूल नहीं होंगे आपके पास, है ना? ठीक है, खैर कोई नहीं, इतना कंप्लीट कर लिया ना बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों बताओ साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं बोलता हूं ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? NAB ओमेगा। तो बच्चों इसमें इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट बच्चों अपने पास क्या हो गया? NAB ओमेगा। इसे बच्चों हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। कर लो बच्चों इतना। ठीक है, बोलो अभी से कोई डाउट हो? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं अभी यहाँ। 90 होगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। वो अभी 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, अभी आ जाएगा। ठीक, चिंता मत करो, सारी चीज आ जाएगी। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर पूछ लेना। हाँ, इस पूरे को मैंने ई नॉट मान लिया और वो मैंने नीचे लिख दिया। ई नॉट अपने पास क्या है? NAB ओमेगा, और यही अपने आप में क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों ये थोड़ा सा याद होना चाहिए, कई बार वो आपको क्वेश्चंस में यही लिख देते हैं, इन AC जनरेटर नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, एरिया ऑफ कॉइल इज 2 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज 3 टेस्ला एंड एंगुलर स्पीड इज 4 रेडियन पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF डेवलप। तो NAB ओमेगा, समझ गए? अब इसमें वो घुमाने के लिए तुम्हें क्या करता है? ओमेगा को अलग अलग तरीके से देता है। तो बच्चों सर्कुलर हम पढ़ चुके हैं, तो ओमेगा के डिफरेंट फॉर्मेट हमें पता है। उसने बोल दिया टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज 0.1 सेकेंड, तो ओमेगा 2π/t से लिख सकते हो। तुमको बोल दिया कॉइल 50 साइकिल पर सेकेंड से घूम रही है, तो 50 साइकिल पर सेकेंड यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50, तो ओमेगा 2π × 50 लिख सकते हो। आपको बोल दिया 120 RPM से घूम रही है, यानी कि 1 मिनट में 120 चक्कर, तो 1 सेकेंड में 2 चक्कर, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। तो वो तुम्हें ओमेगा में थोड़ा बहुत घुमा सकता है, लेकिन सर्कुलर पढ़ चुके हो तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, समझ गए? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF अगर तुमसे पूछता है तो NAB ओमेगा, ये चीज समझे? अब बच्चों वापस समझो, ओम्स लॉ बच्चों बताओ उसका फॉर्मूला अगर दिमाग में हो। ओम्स, ओम्स, ओम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, V इक्वल टू IR। हाँ, आपने कूलम्स बताया, ठीक है ना? ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR। तो बच्चों I इक्वल टू क्या होगा? I इक्वल टू V/R। कोई दिक्कत? तो बच्चों रेजिस्टेंस अगर मैं R लेके चल रहा हूँ, रेजिस्टेंस R लेके चल रहा हूँ, मुझे वोल्टेज पता है, तो मैं करंट कैसे लिख सकता हूँ? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर बच्चों मैं करंट लिखता हूँ तो E/R या E0/R साइन ओमेगा टी। इसी को बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं I0 साइन ओमेगा टी, और I0 बच्चों अपने पास क्या है? E0/R, और इसी को बच्चों हम बोल सकते हैं मैक्सिमम करंट। बस एक सेकंड रुको, एक बार बच्चों इतना कर लो। हाँ बोलो। फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज होता है, बोलते उसे फोर्स है, ये वोल्टेज डिफरेंस होता है। थोड़ा बहुत शायद कुछ, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे अपने आप आइडिया लग जाएगा। उसे EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन वो वोल्टेज डिफरेंस ही होता है, वो वोल्टेज डिफरेंस ही होता है। कई बार इसको V से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलो। हाँ बोलो।
ओपन सर्किट में। हाँ तो उल्टा बोल रहे ना, ओपन सर्किट में माना जाता है ना कि बंद सर्किट में, ठीक है। हाँ बच्चों बोलो, इतना कर लो। तो बच्चों ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन आप तो अभी वोल्टेज रेफरेंस मान, फोर्स वोर्स कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस वोल्टेज रेफरेंस मान। इन चीज़ों में मत पढ़ो अभी, बस इस पे फोकस कर लो, वो अपने कोई काम का नहीं है अभी। ये चीज़ें काम की, बस उस पर फोकस कर लो। उसे किससे मापते थे वो अभी काम का है ही नहीं अब, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों। अब बच्चों इसे मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत, कर लिया ना यहाँ तक, ठीक है। अब बच्चों समझो, कुछ चीज़ें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। बच्चों मे बी मैथमेटिकल टूल्स में मैंने बताया होगा, मैथमेटिकल टूल्स या शुरू में बेसिक मैथ्स में बताया होगा, तो वो चीज़ें थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है तो वो लिख सकता है, नहीं पता है तो वो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बच्चों जैसे अगर हम साइन का ग्राफ देखें, साइन फंक्शन का ग्राफ, साइन फंक्शन का ग्राफ, तो बच्चों साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, क्लियर है बच्चों। अब इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। ये मान लो अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो ये एंगल होगा पाई यानी कि 180, ये होगा 2 पाई यानी कि 360, ये 3 पाई, ये ऐसे चलता रहता है, क्लियर है बच्चों। ऐसे आगे भी चलेगा पर थोड़ा बहुत ड्रॉ कर दिया, याद आया बच्चों हमने पढ़ा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों +1, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। अब बच्चों इसमें अगर मैं एक साइकिल देखता हूँ, ये अपना एक साइकिल है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव करके कितना हो जाता है 0। तो इसका एक साइकिल का अगर मैं एरिया पूछता हूँ तो क्या होगा, 2 साइकिल का एरिया, वो भी 0। तो बच्चों ये साइन फंक्शन है, इसका अगर मैं कंप्लीट साइकिल का एरिया पूछता हूँ तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कंप्लीट साइकिल का एरिया क्या हो जाएगा 0। अब एरिया 0 है तो हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो एवरेज का मतलब होता है सबका एडिशन डिवाइड बाई टाइम, तो सबका एडिशन मतलब एरिया, एरिया 0 है तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो साइन फंक्शन की कंप्लीट साइकिल में एवरेज क्या होती है 0, क्लियर। अब ऐसे बच्चों अगर मैं कॉस फंक्शन ड्रॉ करता हूं तो बच्चों बताओ कॉस 0 क्या होता है 1, तो उसका ग्राफ बच्चों बनाओगे तो कुछ ऐसा बनता है, ये 1, ये -1, ये 0, ये π/2, ये 3π/2, और अगर इसे लिखना चाहो तो ये 2π हो जाएगा, ये π हो जाएगा, और ऐसे आगे चलता रहेगा। तो बच्चों इतना एक बार ड्रॉ कर लो, अगर याद हो तो पुराना लिखा हो तो ज़रूरत नहीं है, जिनको नहीं पता हो वो इतना कर सकते, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों, इसमें कोई डाउट? ठीक, ओके। अब एक दो पॉइंट्स बच्चों इसके बाद आप लिख लो, वो कैसे आता है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, पर उतना जरूरी नहीं है, पर पहले मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। ठीक, यहां तक क्लियर है बच्चों। तो बच्चों आप इस तरह से लिख लो, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस for complete cycle will be 0. Average value of sine and cos for complete cycle will be 0. क्लियर है बच्चों। तो बच्चों जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, यहां भी बच्चों पूरा साइकिल यहां तक हो रहा है, यहां तक, तो ये जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो ओवरऑल एवरेज क्या आएगा 0। तो साइन हो या कॉस हो, दोनों का ही एवरेज बच्चों क्या होता है 0। अब ये साइन कॉस है,
बच्चों अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो -3 का स्क्वायर क्या होगा? +9, और 3 का स्क्वायर, तो माइनस और प्लस से फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों ये साइन है, अगर मैं साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो वो पलट जाएगा, निगेटिव वाली चीज भी ऊपर आ जाएगी, निगेटिव वाली चीज भी ऊपर आ जाएगी। तो यही बच्चों अगर मैं साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो हो सकता है मैंने उसमें साइन स्क्वायर का ग्राफ नहीं बताया होगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा मान लो। तो साइन स्क्वायर का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से हो जाता है, ये 1, ये बच्चों पाई, ये 2 पाई, और आगे चलता रहेगा। ऐसे बच्चों अगर मैं कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूं, कॉस स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये 1, ये वही π/2, ये 3π/2, ये पाई। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। बच्चों एक लेके पीछे पास कर दो, एक लेके पीछे पास कर दो। मैं बात कर लूँगा, मिल जाएगी उसकी, ठीक है ना। बाकी मॉड्यूल की फ़िलहाल उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर प्रॉब्लम सीट बना रखी है, तो वो अगर लेट वेट या जैसा भी रहे उसकी दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है, पर ये कि अगर नहीं भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। सबको मिल गई ना ये सीट? ठीक है, एक्स्ट्रा है तो दे दो। ओके बच्चों इतना कर लिया। अब बच्चों समझो, यहां प्लस माइनस था तो कट रहा था, यहां माइनस में तो कुछ है ही नहीं, तो यहां कुछ भी कटने वाला नहीं है। अब बच्चों इसके कंपैरिजन में देखो, जैसे इसमें पूरा साइकिल तुम्हारा यहां कंप्लीट हो रहा है, जबकि इसमें साइकिल तुम्हारा यहीं कंप्लीट होगी। तो बच्चों इसका पूरा साइकिल कितने एंगल का है? 2 पाई कॉस का, लेकिन इन दोनों का, तो इसका साइकिल बच्चों आधे टाइम का होता है। कितने टाइम का? आधे टाइम का, ठीक है ना। तो वो भी हम कई बार यूज कर लेते हैं, अभी बस ऐसे ही बता दिया, ये क्लियर है। अब बच्चों इसकी एवरेज निकालते हैं, तो बताओ उसकी पूरे साइकिल में एवरेज क्या थी? लेकिन इसकी एवरेज निकालोगे तो 0 नहीं आएगी, क्योंकि निगेटिव में तो है ही नहीं। तो इसकी एवरेज पूरे साइकिल में होती है हाफ। कैसे आता है वो भी बाद में देख लेंगे, बट अभी मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूं। तो आगे बच्चों लिख लो, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर फॉर कंप्लीट साइकिल, for complete cycle will be 1/2, will be 1/2. तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर फॉर कंप्लीट साइकिल विल बी 1/2। ये क्लियर है? ओके अब बच्चों जो हमने अभी पढ़ा था, आप लोगों के कई सारे दिमाग में डाउट थे, वो भी अभी आ जाएंगे। अब हम इस पे आते हैं। बच्चों देखो फ्लक्स अपना ये रहा, बताओ किस चीज का फंक्शन है, साइन या कॉस? तो फ्लक्स किस चीज का फंक्शन है? कॉस का। ईएमएफ किसका फंक्शन है? अभी हमने कॉस और साइन के ग्राफ सीखे। तो अगर मैं अब इसका ग्राफ बनाता हूं, तो बच्चों अब साथ साथ ड्रॉ कर लेना। देखो मान लो बच्चों ये सिचुएशन, ठीक है, तो बच्चों मान लो ये फ्लक्स का ग्राफ है।
तो बच्चों बताओ फ्लक्स किस चीज का फंक्शन था? तो कॉस का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो बच्चों थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ बन सकता है, पर ठीक है ट्राई करते हैं सही बने। ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, ये कॉस का ग्राफ बन गया। अब अगर मैं साइन का ग्राफ बनाता हूं, मान लो बच्चों मैं ईएमएफ का ग्राफ बना रहा हूं, ये ईएमएफ, तो ईएमएफ का ग्राफ बच्चों साइन फंक्शन, साइन था ना वो, हाँ, तो साइन का ग्राफ बच्चों ऐसा बनेगा। समझ गए बच्चों? अब बच्चों इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो समझो, ध्यान से समझो बच्चों। बच्चों ये ठीक है ना, थोड़ा सा ठीक, बच्चों समझो, ये मैक्सिमम ईएमएफ है प्लस ई नॉट मान लो, ये चीज क्या है? तो बच्चों ये भी मैक्सिमम ईएमएफ है, बस नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ नहीं, वेक्टर नहीं है, लेकिन इसको हम बोलते हैं ऐसे, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम या नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, वेक्टर नहीं है, स्केलर है। तो बच्चों समझो, मैक्सिमम ईएमएफ क्या है? ई नॉट, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है ई नॉट। समझ गए ना, ये चीज समझे? ऐसे बच्चों ये मैक्सिमम फ्लक्स, ये भी मैक्सिमम फ्लक्स। अब समझो बच्चों, जो आप लोग कह रहे थे जब 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री एंगल होगा तो फ्लक्स कितना होगा? जीरो। फ्लक्स जीरो है तो कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि ईएमएफ भी जीरो होगा, जो गलत है, क्योंकि ईएमएफ फ्लक्स नहीं, उसका चेंज है, उसका चेंज है। अब जैसे टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, तो क्या एक्सीलरेशन भी जीरो होता है? क्योंकि वेलोसिटी एक्सीलरेशन तो अलग चीज है, डीवी बाई डी टी एक्सीलरेशन होता है, तो भले ही जीरो होने के बाद उसमें चेंज हो सकता है। तो यहाँ भले ही फ्लक्स जीरो है लेकिन ईएमएफ मैक्सिमम, तो जब फ्लक्स जीरो होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा, और जब ईएमएफ जीरो होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो बच्चे कई बार इसमें मिस्टेक कर देते हैं। उन्होंने पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ ईएमएफ व्हेन फ्लक्स इज जीरो, तो उन्हें लगता है फ्लक्स जीरो तो ईएमएफ जीरो, ऐसा नहीं है। फ्लक्स जीरो है तब ईएमएफ मैक्सिमम है, और जब ईएमएफ जीरो है तब फ्लक्स मैक्सिमम। समझ गए बच्चों? तो ये ग्राफ और ड्रॉ कर, समझ पाए ना बच्चों?